के बावजूद खनन माफिया बेलगाम। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमला। बीजेपी एमपी ने खनन से भरे ट्रकों को रोका। जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ था उन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो अवैध खनन हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। बेखौफ माफिया ने कोली की कार को ठोका। संत आत्मदाह के बाद भी माफियाओं के हौसले बुलंद। विपक्ष ने दिल्ली से जयपुर तक राज्य सरकार को घेरा। बीजेपी का आरोप, राज्य में खनन माफियाओं को खुली छूट। पुलिस की उपस्थिति में हमला और खनन माफिया फरार हो जाए, लगता है कि खनन माफियाओं की पहुंच बहुत ऊंची हो गई है। खाचरियावास बोले, हमले की होगी जांच, दोषियों पर होगा एक्शन। और आप हमले के बाद हमेशा सूचना देती तो पहले आप दे दीजिए, क्या है सच्चाई जांच कराएंगे। यदि एमपी के ऊपर हमले के लिए कोई जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अवैध खनन में अब खूनी खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात आज खनन माफियाओं की करेंगे, जिनके हौसले प्रदेश में लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रोकने वाला उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। माफियाओं की ओर से अंजाम दी जाने वाली वारदातों को देखकर लगता है कि उनमें कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा। भरतपुर और आसपास के इलाकों में खनन माफिया अवैध खनन को रोकने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा नेताओं तक पर जानलेवा हमला करने से गुरेज नहीं करते। संत आत्मदाह के बाद सरकार ने भरतपुर की पहाड़ियों में खनन रोकने का आदेश दिया, मगर बेखौफ खनन माफियाओं ने भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमला बोल दिया। माफियाओं ने सांसद की कार में तोड़फोड़ की, जिसके बाद रंजीता कोली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। सोचिए आप, एक सांसद जिसे Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, वो खेतों में भागकर अपनी जान बचा रही है। किस तरह की तस्वीर, किस तरह का मंजर उस वक्त रहा होगा, कितना खौफ सांसद साहिबा के मन में रहा होगा। Y+ सिक्योरिटी से लैस सांसद पर हमले का मुद्दा संसद में भी गूंजा। बीजेपी ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक सरकार को घेरा और सरकार पर खनन माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि वो इस हमले की जांच करवाएगी, मगर बड़ा सवाल यह है कि सरकार की सख्ती के बाद खनन के खिलाड़ियों पर लगाम क्यों नहीं लग पाई। आज प्राइम डिबेट में तमाम मेहमानों के साथ करेंगे बहस, अवैध खनन में अब खूनी खेल। सवाल क्या है न्यूज 18 के, देखिए टीवी स्क्रीन पर। क्या रोक के बावजूद, सरकार ने रोक लगाई, प्रशासन ने रोक लगाई, पुलिस मुस्तैद की गई जगह जगह पर, लेकिन फिर भी खनन जारी। क्या रोक के बावजूद खनन जारी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सरकार सख्त है? अगर सरकार सख्त है तो माफिया बेलगाम कैसे? सवाल नंबर 3, सांसद रंजीता कोली पर जो हमला हुआ उसके पीछे कौन? हमारे मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता कोली जी, बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता जी, स्वागत है मैम आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। स्वर्णिम जी सर, स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर MS कच्छावा, पर्यावरण मामलों के वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर MS कच्छावा साहब, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रंजीता मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रात को निकलने की जरूरत क्या है मैम? मत निकलिए रात को। जी मैम, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? रंजीता जी, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? जी
जी वैसा मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। मैम सवाल मेरा ये है कि रात को निकलने की जरूरत क्या है आपको? ये बात सरकार के मंत्री कह रहे हैं, निकलने की जरूरत क्या है? रात में मत नहीं, निकलिए, रात में दिन में निकलिए, क्योंकि खनन माफिया हाँ, मैं तो आपको इसी बता तरह देना काम चाहती करेगा अपना। आप मत निकलिए। नहीं, जिस तरीके से रात में और दिन का तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा कोई टाइमिंग नहीं है कि कब हमें निकलना है और कब नहीं निकलना है। जिस तरीके से हम जनता के लिए खड़े रहते, तो कल मेरा एक मीटिंग थी, उसको खत्म करके मैं निकल गई थी। तो उसमें ये कोई सवाल नहीं है कि रात को नहीं निकलना चाहिए, दिन में निकलना चाहिए। और फिर रात में सबसे बड़ी बात है जो मेरे लिए फोन आए कि यहाँ पर अवैध खनन हो रखा है मैडम, आप आइए। तो अगर मैं दिन में जाती तो मुझे लगता कि कोई नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था और उस टाइम पे मैं गई थी। और मुझे अच्छा वहां पर मैम एक बार पूरा काफी घटनाक्रम बताएंगे, आप कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, और किस तरह पूरा ये आपके ऊपर हमला हुआ, किस तरह आपने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई? एक बार पूरा घटनाक्रम आप सिलसिलेवार तरीके से बता सके। सबसे पहले तो मेरी लोकसभा चल रही थी जी। तो मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोगों का फोन आया था, तो मैंने उनको कहा कि मैं संडे को आ रही हूँ, और उसी प्रकार से मैं संडे को निकल गई थी। 7 बजे निकली थी और वहां 11 बजे जाकर के पहुंची थी। तब मैंने वहां देखा था कि जिस तरीके से मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है और अवैध की ओवरलोड करके नहीं गाड़ी चल रही है, ओवरलोडिंग, उसकी गाड़ियां भर के जा रही हैं। तो मैंने देखा और मुझे अचंभा भी हुआ कि जितनी मुझे बताया बहुत कतार में वहां पर गाड़ियां खड़ी थी। तो मैंने अपनी गाड़ी को पहली गाड़ी पे ही अपनी गाड़ी लगाई थी। जी। पीछे से गाड़ियां भगना शुरू हो गई थी। जी। मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कि पीछे से गाड़ियां जा रही हैं, आप जाकर के उनको रोकिए। ठीक है। और वो गया था तो उसकी गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। ठीक है। और जो ट्रक था वो साइड से होकर के टक्कर मार के जा रहा था। मेरे भाई ने अपनी जान कूद करके बचाई थी। और मैं 50 मीटर की दूरी पे खड़ी थी, मुझे यहाँ से पूरा दिख रहा था। अच्छा, फिर आपने हमला हुआ तो उसके बाद आपने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई, ऐसा ही कुछ हुआ था मैम? जी। ठीक है। डॉक्टर एम.एस. कछावा सर, ये पर्यावरण विशेषज्ञ हैं आप, ये अवैध खनन कहाँ किस तरह ये चल रहा है राजस्थान में? लगातार हम खबरें सुन रहे हैं इसकी, क्यों नहीं रोक लग पाती आपकी नज़रों में? क्यों हम लोग इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? देखिए सर, अवैध खनन का जहाँ तक सवाल है, जब तक ये सरकार रहेगी, खान के अंदर मटेरियल रहेगा और हमारा भ्रष्ट तंत्र रहेगा, तब तक अवैध खनन को हम नहीं रोक सकते। इससे तो सर पर्यावरण को नुकसान होता होगा। जीरो पे ले जा सकते हैं। अगर आप कहीं खनन करते हैं तो मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। हम इसको जीरो पे ले जा सकते हैं अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, और हम इस गठजोड़ को जो राजनेताओं का और खनन माफिया का जो गठजोड़, अगर हम उसको तोड़ने में सफल हो गए ना, तो जीरो पे हो सकता है। अवैध खनन की स्थिति आप अपने जहां पे मैं बैठा हूं वहां से 20 किलोमीटर राजनेताओं का खनन माफिया का गठजोड़ है इसमें, बिल्कुल 100% गठजोड़ है। और मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक दुनिया कोई ताकत नहीं है कि अवैध खनन को रोक ले। और अवैध खनन इस हालात में हो रहा है, डाबी एरिया के अंदर मैंने देखा 500 आदमियों को, 400 आदमियों को खनन माफिया लेके जाता है और अपनी दीवार को, पूरी 5 फीट की पत्थर की कच्ची दीवार को उठा के 50 मीटर दूर वन क्षेत्र में ले जाके शिफ्ट कर देता है। यहाँ पे हमारे जो खनिज विभाग के लोग हैं उनको सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। आज तक जो इनको जिस आधार पे पट्टा दिया जाता है कि जब आप खनन पूरा कर लेंगे तो बाकी वो जो खड्डा हुआ उसको बैक फिलिंग करेंगे, आज तक किसी ने बैक फिलिंग नहीं करी। आप कोटा क्षेत्र में दुनिया के पूरे राजस्थान में कले से आपको बड़े बड़े नए पहाड़ मिल जाएंगे, बैक फिलिंग किसी ने की नहीं आज तक। दूसरी बात, क्योंकि बैक फिलिंग करते हैं तो उनका पूरा उसके अंदर खर्चा लगता है और उससे कम पैसा कमीशन देकर वो भाग जाते हैं, छोड़ के आज तक कोई देखने वाला नहीं है। यही हालात इन दो बद्री पर्वत और कनकाचल पर्वत के साथ हो रहा है।
8 साल से तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसका कुछ भी नतीजा नहीं है। जो आज रंजीत के साथ हुआ, कल हुआ, वो हमारे साथ 3 साल पहले हुआ। हमने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कानून अपनी जगह पर्याप्त है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन देने वाले लोगों की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। ये गठजोड़ जब तक टूटेगा नहीं, तब तक चाहे अशोक गहलोत साहब कह दें, चाहे प्रमोद भैया साहब कह दें, चाहे डायरेक्टर कह दें, माइंस कोई भी कह दे, ये काबू में नहीं आएंगे जब तक कि ये गठजोड़ नहीं टूटेगा और हम सख्ती से अमल में नहीं लाएंगे। ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी, और क्या चाहिए? अब तो देखिए सरकार ने वहाँ जहाँ पर साधु संतों ने आंदोलन किया उसे वन क्षेत्र घोषित कर दिया उस जगह को, और क्या चाहिए? सरकार कर रही है ना कार्रवाई, काफ़ी है इतना। देखिए सुमित जी, सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 10 महीने तक उस लेटर को, सीएम के लेटर को इंप्लीमेंट नहीं किया। 1 अक्टूबर 2021 को लेटर जारी हुआ कि जो आदि बद्रीवन और कनकांचल में अवैध खनन रोक दिया जाए। उसके बाद में जब एक संत की आहुति लग गई, विजय दास की, उसके बाद में 22 जुलाई 2022 को वो ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया। जब मुख्यमंत्री के आदेश को खनन माफिया और जो माइनिंग इंजीनियर है वो नहीं मानते, तो आम आदमी का क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये सत्ता में नहीं थे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मिलके गए थे सीवीसी के पास और कहा था 45,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। आपको 4 साल हो गए, आपने जांच क्यों नहीं कराई? किसने रोका आपको जांच करने से? दूसरा कि 16 माइंस वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में मुफ्त में दी गई थी, उनको आपने वापस लाखों करोड़ों का वहां रेवेन्यू आ रहा है, तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? तो ये जो नूरा कुश्ती है भाजपा और कांग्रेस की, इसने पूरे राजस्थान के पर्यावरण को और राजस्थान की माइनिंग सेक्टर को ध्वस्त कर दिया है। जब तक ईमानदारी नहीं होगी क्या होगा? आप जो राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, वो उस नदी को आप जाके लूनी नदी का हालत देखिए। आज हालत यह है कि बालोतरा में अवैध बजरी खनन के चलते और उनमें जो गंदा पानी जा रहा है केमिकल में, कई पीढ़ियों तक जमीन खराब हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी लुनी नदी छलनी कर दी गई। प्रशासन, सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले पाती? मतलब कोई इसके देखिए, पीछे आज ही ठोस कारण, ठोस वजह तो होगी ना कुछ? ठोस कारण ये कि जो वजह आप गिना रहे हैं, जो वजह भी सर गिना रहे थे, पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, ये भी जो वजह गिना रहे थे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो ये तमाम जानकारी तो सरकार के पास भी होगी ना। सुमित जी, हालात यह है कि जाहिदा जी जो राज्य मंत्री का दर्जा है, उन्होंने इस अवैध खनन को कहा कि धार्मिक आड़ में यह बंद नहीं किया जाए और उनके बेटे साजिद को 2 माइंस दे दी गई। तो जब राजनेता खुद ही अवैध खनन में शामिल है तो कैसे रुकता अवैध खनन? और जितने भी राजनेताओं को माइंस दी गई है, पूरे राजस्थान में जांच करा लीजिए कि उनको दिया कितना क्षेत्र था और कितने क्षेत्र में खनन कर रहे हैं, आपको साफ हो जाएगा। भी बता देंगे, देखिए उनके पास सारे आंकड़े होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो वसुंधरा राजे जी पे आरोप लगाए थे, उनकी जांच क्यों नहीं की जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों सीबीसी के पास गए थे? हाँ ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल रंजीता कोहली जी से पहले। रंजीता मैम, आपने पहले भी आपने बताया था, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं स्वर्णिम जी के लिए एक बार, कि आपने पुलिस एसपी साहब से शिकायत की थी, फिर उन्होंने ये कहा कि खनन का मामला उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कुछ वाकया हुआ था मैम? जी जी जी, मैंने जिस तरीके से पहले अवैध खनन की गाड़ियों को रोका था और उनको मैंने इंटीमेट करा था, उसी टाइम उन्होंने मुझे फटाफट बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा ठीक है मैम, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, डीग में अडावली गांव है, वहां अधिकारियों पर जानलेवा हमला करता है खनन विभाग। आपका वन विभाग की टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करता है ये खनन माफिया जो राजस्थान में पैर पसारा हुआ है। धौलपुर में जाटोली चौकी पे सो रहे पुलिस कर्मियों पर हमला करता है ये खनन माफिया। छोड़िए इन बातों को, सांसद साहिबा तक को नहीं छोड़ा। क्या कर रहे हैं आप लोग? इंतजार किस बात का है? देखिए सुमित जी, मैं आपको एक पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। आपने सबको समय दिया, थोड़ा सा समय मैं लूंगा जरूर, आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन अभी जो भरतपुर वाली बात चल रही है, जो संतों ने आंदोलन किया था, वो वहाँ पे अवैध खनन नहीं, जो भी खनन हो रहा था, वैध खनन जो था उसको ही खिलाफ वो थे, जो भी वहाँ पे खनन ही ना हो। जबकि कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई पट्टे दे करके और अभी लीज दी थी, ऐसा नहीं है, वो सब खनन बंद हुआ। ये एक बात।
है ना, जिसको क्लियर करना आवश्यक है। दूसरी चीज यह है कि अभी सांसद महोदय की आपने बात की, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, अभी बड़ा भयावह घटनाक्रम हरियाणा में हुआ था, जहां बिल्कुल हुआ था, के ऑफिसर को मार दिया था। हाँ, हमारे यहाँ पे हमने जो कार्रवाई की उसकी तो मैं भी जानकारी दूंगा, जो अवैध खनन के खिलाफ, अवैध जो खनन कर रहे हैं उस माफिया के खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं दूंगा। लेकिन अभी जो सांसद महोदय के साथ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी आपको देना आवश्यक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद महोदया को Z+ सिक्योरिटी CISF की जो केंद्रीय एजेंसी है उसकी सिक्योरिटी प्राप्त है। आप दिल्ली से आई, वहां पे Z+ सिक्योरिटी है। आपने 7 पुलिस कंट्रोल रूम को 7:30 बजे करीब 7 तारीख को रात में यह सूचित किया था कि वो दिल्ली से आएंगी, लेकिन किस रास्ते आएंगी, कितने बजे आएंगी, यह सूचना नहीं थी। इसके बाद जब सूचना मिली तो सबसे बड़ी बात यह है कि 9:30 बजे ये सूचना मिली कि अभी रारा बॉर्डर पर है, मथुरा से एंट्री करेंगी। गलती लेकिन 11-10 बजे राजस्थान, सुनिए गलती मेरी बात सुन लीजिए। रंजीता कोहली की कि ये सूचना नहीं दी पाई, अगर सुनना चाहें तो मेरे और इसलिए खनन माफिया ने हमला कर दिया क्योंकि रंजीता कोहली ने सूचना नहीं दी थी। यही कह रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको वर्डिक्ट देना है तो आप दे दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं आपको, अगर मैं ये प्रशासन पे अगर उंगली उठा रहे हैं हाँ, सुरक्षा को लेकर के, हाँ, तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, या फिर आप आरोप ही लगाना है अगर तो आप बोल लीजिए। आरोप की क्या बात? मैं आपको जो घटनाक्रम बता रहा हूं, सुनिए, आरोप की बात नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सांसद सुरक्षित नहीं है, आम लोगों का क्या होगा सर? आपसे मैं पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा कर रहा हूं कि मेरे को 30 सेकंड आप जो बात सुनेंगे ना, पुलिस को तो पूरे देश में हम देख रहे हैं जो इनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि ये खनन माफिया एक लंबे समय से यहाँ कार्यरत है। पिछले अभी बताया हमारे साथी अधिवक्ता जी ने, महेंद्र जी ने, आपने वन क्षेत्र घोषित किया कर रहे हैं। सुनिए, वन क्षेत्र अगर हमने घोषित किया तो हम रोकेंगे ना। कांचल और आदिबद्री खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया। ये निर्णय आत्मदाह होने के बाद ही क्यों लिया गया? पहले नहीं लिया जा सकता था? देखिए, अभी मेरे से आपको मैं पहले ये घटनाक्रम बता देता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूं कि जो पुलिस ने जारी किया है स्टेटमेंट, उसमें इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि सुरक्षा देने के लिए राजस्थान पुलिस तत्पर है। अच्छा। एस्कॉर्ट देती है, एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी है प्रशासन की, लेकिन उसकी सूचना मिलनी चाहिए कि आप कब आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। नहीं, ये अगर पुलिस को सूचित है तो हमेशा साथ रहेगी। दूसरी चीज जो आपने पूछा वो आप नहीं सुरक्षा इन्हें मिली या नहीं मिली, मैं सवाल सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं, खनन माफिया के हौसले इतने बढ़ क्यों रहे हैं प्रदेश में? आप लोग नाक में नकेल क्यों नहीं डाल पा रहे? सांसद पर हमला कर देते हैं। अब सुनिए, मैं बताता हूं आपके मंत्री कहते हैं कि रात को मत निकलिए आप। अब सुनिए आप, खनन माफिया को लेकर के राजस्थान सरकार ने पिछले 3 वर्ष में, ये 3-3.5 वर्ष जो अभी गई जुलाई है, गई जुलाई तक हमने 10,000 से अधिक FIR दर्ज किए, 12,000 से अधिक जो अवैध खनन में लिप्त FIR का क्या करेंगे? सुनिए कार्रवाई सुनिए। FIR का अगर आप कार्रवाई बता दीजिए तरीका, बिना FIR आप कर क्या रहे हैं या किसी को सजा रोक पा रहे हैं सर? धरातल पर बताइए ना। FIR तो सैकड़ों हजारों दर्ज हो रही है। बता रहा हूं मैं आपको, सीएम का आदेश है। मेरे जो आंकड़े दे रहा हूं वो धरातल पर ही है, आप चेक करिएगा। दिख रहा है 12 सर, दिखा ना। से अधिक लोग इसमें हिरासत में लिए गए। एक साधु को आत्मदाह करना पड़ जाता है, सांसद पर हमला हो जाता है, दिख रहा है सर धरातल पर। देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो फिर यह भी बता देता हूं कि जो भरतपुर में जो घटना हुई, दुखद घटना हुई, लेकिन वो तब हुई ऐसी स्थिति में जब वहां पे 551 दिन से अगर आंदोलन चल रहा था। ये आप कहते हैं, लेकिन आंदोलन हुआ था सन 2003 में जब भाजपा की सरकार थी, और इसी खनन को, इसी क्षेत्र में खनन ना हो इसको लेकर के किया था। क्या किया भाजपा सरकार ने? क्या किसी के पट्टे कैंसिल किए? क्या किसी लीज को कैंसिल किया? हमने किया ना। क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया यहाँ पे जो खनन हो रहा था, जो पट्टे दे पाए, जिन लीज जवाब दे दीजिए प्रधानमंत्री। सुनिए, एक चीज और मैं पूछता हूं आपसे, और सुनिए, एक चीज और सुनिए, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, 551 दिन के आंदोलन की आप बात करते हैं। हमारी सरकार के तो केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, 3 बार जाकर के उन्होंने प्रगति क्या हुई इसके बारे में सूचित किया और यहां पे आश्वासन दिया, और उससे सहमत हुए जब संत समाज, तब जाकर के उन्होंने भी आश्वासन लिया कि यहां पे अब कोई ऐसा कदम नहीं, कठोर कदम नहीं उठाएगा संत समाज, तब आए थे। और यहां पे मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जब राजनीति करते हैं तो एक चीज और बता दें कि इस क्षेत्र में खनन रोकने के लिए
वन क्षेत्र घोषित कराने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने, ये हमने तो घोषित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के क्या एक भी नेता ने विधानसभा में या सांसद महोदया ने संसद में क्या मांग करी? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल से एनवायरमेंटल क्लियरेंस खत्म करने की मांग की? किसी ने नहीं की। आपकी तरफ से क्या कुछ कोई वहां पर एहतियातन बिल्कुल हमने की चेतावनी इस तरह के कोई कदम ना उठाने प्रतिनिधिमंडल ने हमें प्रतिनिधिमंडल ने ये आश्वासन दिया था कि आपने हमारी मांगों ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। 20 जुलाई को नारायण दास मोबाइल टावर पर चढ़े, आत्मदाह की चेतावनी दी, लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टेप उठाया नहीं गया। बिल्कुल आग लगा लेता है, वो टावर पे चढ़े थे, फिर आप कह रहे हैं कि संतों ने आश्वासन दिया था। सुनिए, वहां से उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तुरंत संत समाज के पास गए थे, प्रतिनिधि मंडल से बात हुई थी और सीधे सीएम से बात कराई थी और यह बात तय हो गई थी कि क्या अब निर्णय होना है। ये निर्णय पे हम पहुंच चुके थे, निर्णय की सूचना उनको हो चुकी थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अब इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। यह बात हुई थी और जब ये मानते हैं कि अगर एक संत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जब आश्वस्त किया है तो आप बताइए क्या हम आश्वस्त नहीं होते कि अब कदम नहीं उठाएंगे? क्या उस वक्त पुलिस एक्शन लेती कोई? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी जांच जो भी वहां पे हुआ, ये तो खनन रोकने के लिए लगातार परिणाम होना चाहिए था ना आपका। आपने अब भी उसे क्षेत्र घोषित किया ना। अरे हम तो अवैध खनन पूरे राजस्थान में रोक रहे हैं और जो मैंने आपको बताया 10-12 हजार से अधिक वाहन हम जब्त कर चुके हैं, 1200 से अधिक लोग हिरासत में हैं, अरेस्ट किए गए, मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अलावा इतनी कार्रवाई, अगर इसकी आधी कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी ने शासन में की होती, रंजिता मैम, पदप्ता नहीं माफिया। रंजिता मैम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल से हो रहा है ये सब। तो अवैध खनन चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपने मुलाकात की आज? नहीं, पहले तो मैं आपको एक एक करके सवाल बता देती हूँ जी। पहली बात तो मेरे पास 22+ सिक्योरिटी है, जेल नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने अभी बताया है कि मैंने रूट बदल दिया, अगर आप तो इतना बताइए मैं एस्टिमेट करके गई थी या नहीं? मैं सबको बता करके गई थी कि मैं भरतपुर जा रही हूँ, लेकिन मैं उस जगह का नाम बता देती जिस जगह पे अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, वहां मेरी जनता परेशान है, तो वहां पे एक भी गाड़ी मिलती नहीं मिलती, क्योंकि इनको यही लगता है कि जहां भी जाओ बता के जाओ, वहां से सफाया कर दो। तीसरा, इन्होंने सवाल करा है कि अभी जिस तरीके से इनका सवाल था, हमारे भाई सवाल कर रहे थे हमसे जी कि FIR जो कि हमने 10,000 पे करी है, 10,000 की छोड़ो, अगर असलियत में करते तो 1 लाख भी कम पड़ जाते, लेकिन उन्होंने असलियत में ये इंक्वायरी नहीं करी और इसी तरीके से अवैध कार्य चलते रहते। अब और दूसरा, मेरे ऊपर 4 बार हमले हो चुके और एक बार भी बस इंक्वायरी करना और उस फाइल को बंद कर देना, हुआ क्या? कुछ नहीं। ठीक है मैम, जल्दी से SOG ने भी इंक्वायरी करी थी जी, उसका भी क्या हुआ? पीएम नरेंद्र मोदी से आपने मुलाकात की? मैम आ जाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से भी आपने मुलाकात की इस मामले को लेकर? मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी आज और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है आप इसी तरीके से काम करते रहिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जनता की हक की लड़ाई की लड़ने के लिए हम जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और मैं कभी दिन और रात कभी नहीं देखूंगी। अगर जनता परेशान है तो मैं रात को भी जा सकती हूँ। ठीक है कछावा जी, जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए किस तरह रोका जा सकेगा इन लोगों को? किस तरीके से अभी की महिला नहीं जा सकती? सर सबसे बड़ी बात तो ये कि जिनको जो माइन क्षेत्र अलॉट किया जाता है ना, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहले बीजेपी राज के अंदर कुछ एरिया को माइन से हटा के और वन क्षेत्र किया गया जी। उसके बाद में अभी कांग्रेस ने रिसेंटली वन क्षेत्र बना दिया पूरी माइनिंग एरिया को। तो अब मेरे समझ से बाहर आ रहा है कि आखिर ये पत्थर कहाँ से लेके आ रहे हैं भाई? ये तो खनन पे तो पूरी तरह 100% उस एरिया में रोक लगी गई ना, फिर ये पत्थर कहाँ से आ रहा है? ये साफ है कि ये उसी एरिया से पत्थर आ रहा है। अब इसका तो एक तरीका यही है कि लोकल लोगों को विश्वास में लेके उनको कुछ पावर देके उनकी कमेटियां बना के
और सरकार अपने लोगों के साथ मिलकर लोकल लोगों ठीक के है, साथ ठीक है, मिथिलेश जामनी जी, अगर closing रोकते हैं तो comments। 200% ये रुक जाएगा। ठीक है मिथिलेश जामनी जी। सर closing comments। मैं तो यही कहूंगा कि जो राजनेताओं ने इस राजस्थान को माफियाओं के लिए एक मुफीद जगह बना दी है, उसको रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऊपर उठकर सोचे, क्योंकि हालात बहुत नाजुक है। कभी कांस्टेबल पर हमला हो रहा है, पूरे राजस्थान के हालात नाजुक है और माफिया बेखौफ है। आज खनन माफियाओं के लिए लगभग भरत 4 सिंह साल खुद में लेटर सरकार लिख रहे को हो गए हैं, हैं। इतना मुश्किल खुद क्यों हो रहा है इन्हें रोकना? भरत सिंह कुंदनपुर खुद लेटर लिख रहे हैं कि हमारे माननीय खान मंत्री बहुत ईमानदार हैं, तो उन सब की जांच करा लीजिए कि आपके खुद के भरत सिंह कुंदनपुर बार बार लेटर क्यों लिख रहे हैं। कहीं उनकी आत्मा तो नहीं दुख रही है, वो खुद भी माइनिंग मिनिस्टर रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं, तो आप अपने घर वालों की बात तो सुन लीजिए। इनके अगर राजस्थान के विधायक इनके मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मिथिलेश जी ये तो अब सफाई दे रहे हैं स्वर्णिम जी तो कि नहीं हम रोक रहे हैं, हम कर रहे हैं, और सांसद साहिबा पहले बताती तो इनको सिक्योरिटी मिलती। हालांकि इनके विधायक भरत सिंह लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं स्वर्णिम जी आपके मंत्री पर ही। देखिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमें चिंता है। जनप्रतिनिधि हैं हमारी रंजीता कोहली जी, सांसद हैं यहाँ से। हम चाहते हैं कि जब आप राजस्थान में आए या कहीं मूवमेंट हो, आप पुलिस को बता के एस्कॉर्ट कीजिए। रंजीता जी आप पुलिस को बता के आए कीजिए जब भी मूवमेंट हो। आपको वाई प्लस सुरक्षा है। माफिया को हम नहीं रोक पाएंगे। शुक्रिया आप चारों का, फिलहाल वक्त की कमी है। अरमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी पर हमला हो चुका है। ठीक है, ठीक है, आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।